नमस्कार दोस्तों, आज हम इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 63 को डिस्कस करेंगे। सेक्शन 63 बात करता है सेकेंडरी एविडेंस की। सेकेंडरी एविडेंस हमारे को कोर्ट में प्रोड्यूस करने की आवश्यकता कब पड़ती है? जब हमारे पास प्राइमरी एविडेंस अवेलेबल नहीं होता। लेकिन सेकेंडरी एविडेंस को प्रोड्यूस करने की परमिशन कोर्ट तभी देता है जब हम सेक्शन इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 65 की कंडीशंस को फुलफिल कर देते हैं, तभी हम सेकेंडरी एविडेंस कोर्ट में प्रोड्यूस कर पाएंगे। इसीलिए अब यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि विच वन इज़ द सेकेंडरी एविडेंस। तो यहाँ बताया गया सेकेंडरी एविडेंस मीन्स एंड इंक्लूड्स। तो इसने यहाँ पे 5 पार्ट में बात करी है कि कौन कौन से सेकेंडरी एविडेंस हो सकते हैं। तो इसमें दोस्तों मुख्यतः बात ये होती है कि जो भी हम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को देख करके दूसरा उसकी कोई प्रति बनाते हैं, चाहे वो हम हैंड राइटिंग से बनाते हैं, चाहे हम किसी मशीन के माध्यम से बनाते हैं, तो वो उस ओरिजिनल को देख करके या ओरिजिनल के ग्राउंड पे ही बननी चाहिए, तभी वो कोर्ट में सेकेंडरी एविडेंस के तौर पे मानी जाती है। तो हमारी इसमें सबसे पहली जो सेकेंडरी एविडेंस बताया गया है उसमें बताया गया कि सर्टिफाइड कॉपीज़ गिवन अंडर द प्रोविज़न हेयर इन आफ्टर कंटेंट। तो यहाँ पे बताया गया कि सर्टिफाइड कॉपीज़ जो यहाँ पे और अन्य सेक्शनों में इसका जिक्र भी किया गया है कि कौन कौन सी सर्टिफाइड कॉपी मानी जाएंगी। तो सर्टिफाइड कॉपीज़ भी एक सेकेंडरी एविडेंस आपका काउंट होता है। उसके बावजूद नंबर 2 पे बताया है कॉपीज़ मेड फ्रॉम द ओरिजिनल बाय मैकेनिकल प्रोसेस विच in themselves ensure the accuracy of the copy and copies compared with such copies। कह रहा है कि जो ओरिजिनल कॉपी के बेस पे मैकेनिकल प्रोसेस से कॉपियाँ बनाई गई हैं वो आपकी सेकेंडरी एविडेंस है। साथ में ये भी बताया है कि अगर जो ओरिजिनल कॉपी से या मैकेनिकल प्रोसेस से जो कॉपियाँ बनाई गई है, अगर आपने उसको सामने रख करके दूसरी कॉपी बाय हैंड बनाया है, उसको कंपेयर करके बनाया है, तो वो यहाँ पे इस में नंबर 2 पे जो बताया गया है, तो उस कंपेयर की गई कॉपी को भी इसने सेकेंडरी एविडेंस में काउंट किया है। उसके बावजूद नंबर 3 पे आता है कॉपीज़ मेड फ्रॉम ए कंपेयर्ड विद द ओरिजिनल। तो यहाँ पे बात की गई है कि जो ओरिजिनल से देख करके आपने हाथ से लिख करके उसको कंपेयर करके बनाया है, तो वो भी आपका सेकेंडरी एविडेंस के रूप में कोर्ट में प्रोड्यूस किया जा सकता है। अब जो समझने वाली बात है नंबर 4 में है, इसमें कहता है कि काउंटर पार्ट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स एज अगेंस्ट द पार्टीज हु डिड नॉट एग्जीक्यूट देम। जैसे कि हमने एक सेक्शन 62 में भी डिस्कस किया था कि जो हम बैंक में अमाउंट जमा कराते हैं तो उस टाइम पे हमारे को एक डिपॉजिट स्लिप फिलअप करके बैंक में देनी होती है। तो बैंक उसका एक पार्ट हमारे को साइन करके दे देता है और एक पार्ट अपने पास रख लेता है। तो इसमें ये बताया गया है कि जो काउंटर कॉपी बैंक हमारे को देता है तो वो तो बैंक के खिलाफ हम प्राइमरी एविडेंस के तौर पे प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन अगर मेरे पास या डिपॉजिटर के पास मैं ये कहूँ कि वो ओरिजिनल जो बैंक ने साइन करके दिया था काउंटर पार्ट वो मिसप्लेस हो जाता है, तो उस केस में जो डिपॉजिटर ने साइन करके काउंटर पार्ट बैंक में सबमिट कराया था, तो वो जो सबमिट कराया था तो वो बैंक ने तो एग्जीक्यूट किया नहीं था, तो वो डिपॉजिटर ने एग्जीक्यूट किया था, क्योंकि एग्जीक्यूट जिसके साइन है उसी का किया हुआ होता है। तो अब ये कह रहा है कि वो उसके अगेंस्ट में सेकेंडरी एविडेंस होगा जिसने एग्जीक्यूट नहीं किया है। तो जो बैंक में डिपॉजिट है काउंटर पार्ट डिपॉजिट स्लिप का, वो बैंक के खिलाफ सेकेंडरी एविडेंस के तौर पे डिपॉजिटर ला सकता है, क्योंकि उसके पास ओरिजिनल जो बैंक ने साइन करके काउंटर पार्ट दिया था डिपॉजिट स्लिप का वो तो मिसप्लेस हो गया। उस केस में
डिपॉजिटर जो बैंक के पास हमारी साइन की हुई कॉपी है, हमारी एग्जीक्यूट की हुई कॉपी है, बैंक की एग्जीक्यूट की हुई नहीं है, वो डिपॉजिटर की एग्जीक्यूट की हुई कॉपी है, वो बैंक के खिलाफ जिसने कि एग्जीक्यूट नहीं किया है उसके खिलाफ वो सेकेंडरी एविडेंस के तौर पर लाई जा सकती है, प्रोड्यूस की जा सकती है कोर्ट में। उसके बावजूद नेक्स्ट है नंबर 5 पे ओरल accounts of the contents of a document given by some persons who has himself seen it। यहाँ पे अगर कोई किसी भी तरीके से उसकी कॉपी भी नहीं है, ओरिजिनल भी नहीं है, लेकिन वो उसने उसको खुद से रीड किया हुआ डॉक्यूमेंट था, उसके एक एक कंटेंट्स का उसको पता था, तो वो व्यक्ति जिसने उसके सारे कंटेंट्स पढ़े हुए हैं उस ओरिजिनल के, फोटोकॉपी के नहीं, जिसने ओरिजिनल के सारे कंटेंट्स पढ़े हुए हैं, उससे बहुत अच्छी तरीके से अवेयर है, तो वो व्यक्ति यहाँ पे परमिशन कोर्ट की लेकर के अंडर सेक्शन 65 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के, तो उसको मौखिक तौर पे कोर्ट में उस डॉक्यूमेंट के कंटेंट्स को रख सकता है। लेकिन यहाँ पे बात ये होती है कि उस ओरल का क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाना ज़रूरी है। तो ये जो ओरल एविडेंस यहाँ पे जो दिया गया है, तो इसे तो ओरली दिया गया है, लेकिन इसको ट्रीट एज ए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के तौर पे ही कोर्ट मान के चलेगी, क्योंकि यहाँ पे ये एक्ट में इसको सेकेंडरी एविडेंस ही बताया गया है। तो इस प्रकार हमने सेक्शन 63 को कवर कर लिया है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ज़रूर आपकी इसकी काफ़ी जो कॉन्सेप्ट हैं, इसकी जो टेक्निकलिटी थी वो ज़रूर आपकी मतलब समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू दोस्तों, नमस्कार। नमस्कार दोस्तों।